वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता। तो कल हमने पढ़ा था संयोजकता के बारे में, आज इसको हम आगे और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? इसको वैलेंसी कहा जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि अपन जानते हैं कि किसी भी परमाणु का मध्य भाग क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, प्लस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है भी? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संयोजकता निकालनी है, तो अपने को यह समझना होगा नाभिक के बारे में। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर के ये जो ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, या इसको कोश या इसको सेल कहते हैं। तो देखिएगा, तो अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? n = 1, n = 2, n = क्या हो जाएगा? 3, एंड n कितना हो जाएगा? 4। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाती है? K, L, M, और ये क्या हो जाएगा? N। तो इनको हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोश, या इनको कक्षा कहते हैं, या इनको सेल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको ऊर्जा स्तर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब प्रत्येक कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। प्रत्येक कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। तो उपकोश कौन कौन से होते हैं? S, P, D और क्या होता है? F। आप जानते हैं कि जो S कक्षक होता है, इसमें कितने कक्षक होते हैं? S में एक कक्षक होता है। S के कितने कक्षक होते हैं? S के एक कक्षक होते हैं। P में कितने कक्षक होते हैं? P में 3 कक्षक होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। तो P में कितने कक्षक होते हैं? 3। तो P के 3 कक्षकों का क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं Px, इसको क्या बोलते हैं? Py, और इसको क्या बोलते हैं? Pz कहते हैं। तो याद रखना है, S में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है। P में कितने कक्षक होते हैं? P के 3 कक्षक होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? Px, Py और क्या कहते हैं? Pz कहते हैं। D में कितने कक्षक होते हैं? D में 5 कक्षक होते हैं। D के कितने कक्षक होते हैं? 5। तो पांचों कक्षक इस प्रकार से आप बना सकते हो। देखिएगा, पांचों कक्षक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे dxy। इसको क्या बोलेंगे? dyz। इसको क्या बोलेंगे? dzx²। इसे क्या मानेंगे? dx² - y²। उसे क्या बोलेंगे? dz²। तो dxy dyz dzx क्या आ जाएगा? zx। तो dx² - y² और क्या आएगा? dz²। तो आपको याद रखना है ये। तो d के 5 कक्षक होते हैं। इसके बाद हम बात करें f कक्षक। तो f में कितने कक्षक होते हैं? f में 7 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो ये हो जाएंगे 7 कक्षक। अब आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? sp, d और f उपकोश कहते हैं। ठीक है। या इनको हम कक्षक कहते हैं। तो S में एक कक्षक होता है, और एक S कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन।
और F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक कोश होता है, प्रत्येक कोश में क्या होते हैं, उप कोश होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, S, P, D और F, जिसको हम ऑर्बिटल यानी कक्षक भी कहते हैं। अब इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं, इनका ऑर्डर क्या होता है, इनका निश्चित क्रम क्या होता है, तो वो जानने के लिए आइए देखते हैं अपने पास कौन सा क्रम होता है। तो ऊर्जा स्तर का एक क्रम होता है, तो उस हिसाब से हम क्या भरते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर का क्रम कहेंगे। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे देखिएगा। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, किस प्रकार से बनाएंगे। पहले क्या आएगा 1s, फिर अपने पास में क्या आएगा 2s, फिर अपने पास में क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा 4s, फिर क्या आएगा अपने पास 5s, फिर क्या आएगा अपने पास 6s, फिर अपने पास में क्या आएगा 7s। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। उसके बाद में क्या शुरू होगा अपने पास, ये हो जाएगा 2p, फिर क्या हो जाएगा 3p, और फिर क्या होगा 4p, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 5p, फिर क्या होगा 6p। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास, तो 3d कहाँ शुरू होता है 3 से, तो 3d, फिर क्या आएगा अपने पास 4d, फिर क्या आएगा 5d, और फिर क्या आएगा अपने पास 6d। इसके बाद में किस किस से शुरू होती है 4f की, तो f में कहाँ से शुरू होता है 4f, और फिर क्या था अपने पास 5f। इस प्रकार से आप इनको आगे कक्षों में और डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएगा, पहले देखिए 1s, इसको यहाँ से एरो लगा दीजिए, तो 1s, फिर किस में आएगा 2s, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। शायद समझ में आ गए हो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का क्रम किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से शुरू करोगे तो इसमें से बीच में से आपको इस प्रकार से डैश डैश कर देना है, मतलब इस रेखा को बीच में से गुजारना है, इनको एक दूसरे से जोड़ देना है इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से, तो 1s के बाद में क्या आएगा 2s, फिर देखना अंदर से निकालेंगे इसको, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे 2p में, और 2p के बाद में किस में आ जाएगा 3s में, और 3s के बाद में किस में आएगा 3p में, और 3p के बाद में किस में आ जाएगा 4s में, और 4s के बाद किस में आएगा 3d, और 3d के बाद में किस में आ जाएगा 4p, और 4p के बाद में क्या आ जाएगा 5s, और 5s के बाद में क्या आएगा 4d, 4d के बाद में क्या आएगा 5p, 6s, और 6s के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास 4, क्या आ जाएगा f, और 4f के बाद में क्या आएगा 5d, 6p, और फिर क्या आएगा 7s, और उसके बाद में अपने पास में क्या रहेगा 5f, और फिर क्या रहेगा 6d। तो ये एक ऊर्जा स्तर का क्रम होता है, और इस ऊर्जा स्तर के क्रम के आधार पर हम क्या भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, उसकी संयोजकता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी s के कक्षक है उसमें हमेशा कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जितने p के वहां पर कितने आएंगे हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 से कम आ सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसके बाद हम बात करें 3d में, तो d में हमेशा कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, f में हमेशा कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप किसी भी एटम का क्या निकाल सकते हो, किसी भी एटम की हम संयोजकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या उस संयोजकता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ अपने पास एग्जाम्पल के रूप में क्या लेते हैं, तो अपने पास में एग्जाम्पल आता है, जैसे हमें किसी भी एटम की संयोजकता निकालनी है, तो वहां देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। अगर ये मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा बोरोन लिख दिया, क्या लिख दिया बोरोन, तो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5 होता है। तो आपको इस जितने भी एलिमेंट है उनको कंटिन्यू याद करना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटैनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू इसको 100 तक याद करना है, तब जाके आपको हर चीज का क्या होगा बारीकी से नॉलेज होगा, यानी हर कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। तो देखिए बोरोन परमाणु क्रमांक कितना आता है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, फिर जिसका परमाणु क्रमांक होता है वह उसके क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, जिस एटम का परमाणु क्रमांक होता है वह उसके क्या होते हैं प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो बोरॉन का हम इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में कौन आएगा 1s, तो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो क्या आएगा 1s2। फिर क्या आता है अपने पास 1s के बाद में 2s, तो 2s में भी कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा 2s2। और फिर 2p में कितना आता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2p1। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो बोरॉन है ये वर्ग कौन से का, वर्ग 13 का तत्व है। इसका मतलब इन सभी की सांद्रता कितनी होती है +3, तो यहाँ पर बोरॉन की सांद्रता कितनी होगी +3 होगी। कितनी होगी +3। तो आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल के रूप में क्या बनाता है BCl3 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो S और P के इलेक्ट्रॉनों का योग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सांद्रता कितनी हो जाएगी +3 सॉरी। इसके बाद देखिए अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2 2p। अब देखिए s में कितने आ गए 2, 2s में कितने आ गए 2 2 4, आता कितने पर 8 पर, तो बाह्यतम कोश में कितने आ जाएंगे 4। तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं 6, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेष रहेगी 2, तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए अपने पास, तो देखो नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है, तो देख सकते हैं हम अगर एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास क्या है हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी हो जाएगी +3। 2 नंबर पे कौन आता है अपने पास हीलियम, कितने प्रोटॉन 2, कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो हीलियम पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं सोडियम, तो सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। कितना होता है 11। इसका मतलब यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 11, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1 कैसे आई निकाल कर देखिए। तो सोडियम 11 पे आ रहा है, तो पहले कोश में क्या भरा जाएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2 2p6 और क्या आएगा 3s1। तो बाह्यतम कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी +1। इसी प्रकार मैग्नीशियम कितने पे आता है 12 पर, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 और क्या आएगा 3s2। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी +2। अब आपको ऐसे मान लो किसकी निकालनी है क्लोरीन की निकालनी है। किसकी निकालनी है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, तो क्या लिखेंगे 1s2, क्या आएगा 2s2 2p6, क्या आएगा 3s2 3p। तो बाह्यतम कोश में कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। इसका मतलब क्लोरीन की सांद्रता कितनी हो जाएगी -1। कितनी हो जाएगी -1। बाकी हम पढ़ेंगे इसको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे प्रत्येक ग्रुप की सांद्रता क्या होती है निश्चित होती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है आपकी सांद्रता। आप किसी भी परमाणु की क्या निकाल सकते हो सांद्रता निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें जिंक कितना आता है, जिंक आता है 30 के ऊपर, तो जिंक में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 30, जिंक में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 30। तो कैसे निकालेंगे सांद्रता देखिए जिंक, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6 और फिर क्या आएगा 4s2 और फिर क्या आएगा 3d10। बाह्यतम कोश का मतलब ये नहीं है कि लास्ट में जो कक्षक उसके इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे। बाह्यतम कोश का मतलब होता है सबसे बड़ा कोश कौन सा है, तो पहले पढ़ा था 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s और क्या 3d। तो ये तो 1 की सीरीज होगी, ये 2 की सीरीज होगी, ये 3 की सीरीज होगी, लास्ट में कौन आता है 4s। इसका मतलब बाह्यतम कोश में 2 है, इसका मतलब जिंक की सांद्रता कितनी हो जाएगी +2। ये नहीं देखना है कि बाह्यतम का मतलब ये नहीं है कि लास्ट कोश कौन सा है, बाह्यतम कोश का मतलब है कि सबसे बड़ा कोश कौन सा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे 1s 2s 3s, तो क्रम इस प्रकार से रहेगा। तो 1s की ऊर्जा है वो 2s से क्या होगी कम होगी, 2s की ऊर्जा 2p से क्या होगी कम होगी, 2p की ऊर्जा है वो 3s से कम होगी, 3 की ऊर्जा किससे कम होगी 3p से, और उसके बाद में क्या है 4s के बाद में पढ़ाएगा 3d। इसका मतलब 4s तो क्या होता है छोटा होता है, ठीक है, और 3d क्या होता है बड़ा होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा वो किसमें आएगा ऊर्जा स्तर किसमें होगा 3d की ऊर्जा क्या होगी ज्यादा और 4s की ऊर्जा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी कम।
तो देखिए इसके साथ पढ़े नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, इसके बाद में आता है लोन पेयर ऑफ। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास में 2 नंबर पॉइंट क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वह युग्म जो साझेदारी में भाग नहीं लेता है, अर्थात बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो आपके पास में एग्जांपल के रूप में क्या है, NH3 अमोनिया है। क्या है, NH3। तो NH3 पर क्या होते हैं, एक लोन पेयर होता है। इस प्रकार से देखिए फिर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो पहले कोष में कितना आता है, 1s2, या पहले कोष में कितने भरे जाते हैं, इसके 2 भरे जाते हैं। तो 7 में से 2 भरे, लास्ट में कितने रह गए, 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाइट्रोजन को अष्टपूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ में क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। कैसे, देखिए तो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 3, 4 और 5। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो नाइट्रोजन क्या करता है, प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्लियर। तो इसका मतलब पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो देखिए कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। तो नाइट्रोजन देखो 2, 4 और 2, 6, भी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, और 3, 5 अपने पास थे, कितने का, 5 और 3, 8। लेकिन ये जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का युग्म है ना, ये बंद बनाने में भाग नहीं ले रहा है, इसका साझा नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़े रहते हैं, जो बंद बनाने में साझा में भाग नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जांपल देखिए, अपने पास में क्या है, H2O। क्या है, H2O। तो H2O है, तो H2O में देखिए ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है जल की। तो हाइड्रोजन के पास में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4, 5 और कितने होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका मतलब पहले कोष में, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन का एटम कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को अपना अष्टकोण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन में साझा करेगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बच जाते हैं, 2 लोन पेयर। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में क्या है, फास्फीन है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। ठीक है। तो यहाँ देखें अपने पास में पहले कोष में 2, फिर कितने भरे जाएंगे, 8 और फिर कितने आएंगे, 5। इसका मतलब फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो फास्फोरस क्या करता है, 3 हाइड्रोजन साझा करेगा। तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 6, और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बंद बनाने में भाग नहीं लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, जो अपने लिए क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। तो ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। ये काफी दिनों तक चलेगा, लगभग 5 या 10 दिन के बाद भी ये कंप्लीट रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप प्रत्येक वीडियो को आपको देखना होगा ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे की क्लासों के अंदर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको थोड़े दिनों के लिए पढ़ें फिर छोड़ दें। तो कंटिन्यू आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इस ऊर्जा स्तर क्रम को बनाकर आना चाहिए, आपको बनाना सीखना है। तो कहने का मतलब ये है कि बनाकर देखिएगा रफ कॉपी के अंदर, तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये क्रम आपको निश्चित क्रम से याद होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि 1s की ऊर्जा होती है वो 2s से क्या होती है, कम होती है, और फिर 2s की ऊर्जा है वो 2p से कम होती है। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आपके पास में एक तो 1s है और दूसरा अपने पास में क्या 2s, फिर क्या 2p, इसमें से पूछ ले सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, तो सबसे किसकी हो जाएगी, 2p।
फिर किसकी हो जाएगी 2s की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी 1s की। क्लियर? तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये अपना क्या होता है, ऊर्जा स्तर का क्रम होता है। तो आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ थैंक्स।